सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आपको लोकतांत्रिक राजनीति से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, संस्थाओं का कामकाज। तो संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो मतलब इन संस्थाओं के क्या कामकाज हैं और कैसे करती हैं, इस अध्याय में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, क्योंकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो संविधान बनाया जाता है और संविधान में जो नियम कानून जो लिखे जाते हैं, उन नियमों को मानने के लिए शासक वर्ग भी मतलब ज़रूरी होता है। उन नियमों को मानना शासक वर्ग के लिए भी आवश्यक होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है और हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन संस्थाओं, यानी जो नियम बनते हैं और नियमों के आधार पर जो काम किए जाते हैं और बहुत सारे विवादों को जो निपटाया जाता है, उन सभी प्रकार के कामों को करने वाले संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए, इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी पहले भी हमने हासिल की थी। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस प्रकार काम करती है, यानी किस संस्था का क्या काम है और किस प्रकार से वो काम करती है। तो इस तरह से जो है सरकार की ये संस्थाएं पूरे देश को चलाने के लिए किस तरह से काम करती हैं, ये हमें इस अध्याय में समझना है। अब देखिए, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। तो प्रमुख नीतिगत फैसले, कानूनी फैसले कैसे होते हैं, फैसले करने वाले कौन हैं, ये हम देख रहे हैं इसमें। एक सरकारी आदेश, उदाहरण के तौर पर देखिए, एक कोई सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। यानी भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया 13 अगस्त 1990 को, और इस आदेश को कार्यालय ज्ञापन का नाम दिया गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी और यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है, और वो संख्या थी OM नंबर 36012/31/90। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। यानी इस आदेश पर दस्तखत जो किसने किए थे, संयुक्त सचिव ने। ये संयुक्त सचिव थे, पेंशन मंत्रालय के कार्मिक थे और प्रशिक्षण विभाग था। और यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा, मतलब कोई ख़ास नहीं लगेगा ये आदेश। जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे, आदेश स्कूल में जैसे निकलते रहते हैं कि ये काम होना है, ये काम होना है। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक
प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। और इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में, जो सरकारी पद हैं और मतलब सेवा दे सकते हैं लोग, उसमें 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी पढ़े लिखे हैं लेकिन पिछड़े हैं। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC यानी पढ़े लिखे पिछड़े लोग, इन्हें भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। ये निर्णय था। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। यानी उस जो कानून बना या जो दस्तावेज था उस पर जो हस्ताक्षर थे, अकेले उसने वो निर्णय नहीं लिया होगा। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। यानी उसके मंत्रियों ने मतलब कुछ निर्देश दिए होंगे, उनका ही पालन हो रहा था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। यानी जो मंत्री थे उन्होंने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर हम सरसरी नज़र डालते हैं। देखिए किस तरह से कोई आदेश जो है कानून बनता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से वो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का वो इस्तेमाल वही करता है। और अगला, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही कामकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल जो बनता है, मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होते हैं उनके निर्णयों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर के बनती है। लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा पहला और दूसरा राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना ज़रूरी है। यानी प्रधानमंत्री जो बनता है उसको जो है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? यानी कोई भी ज्ञापन निकलता है कार्यालय का तो उसमें क्या ये सभी शामिल होते हैं? इसके बारे में पता करते हैं। ऊपर बताई गई बातों के अलावा इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं की
और कौन कौन सी बातें आपको याद हैं कक्षा में, उस पर चर्चा करें। मतलब ये आप लोग समझ करके चर्चा करें। क्या आप अपनी राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी बड़े फैसले को याद कर सकते हैं जो राज्य सरकार ने फैसला लिया हो? राज्यपाल, मंत्रिमंडल और राज्य विधानसभा और न्यायालय किस तरह इस निर्णय में शामिल थे? अब देखिए, यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। कोई भी सरकारी आदेश पूर्ण रूप से जब कानून बनता है तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था 1979 में, और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। और इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने, यानी कौन पिछड़े उसमें आएगा, ये मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था इस आयोग को। और इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी थी कि कौन कौन से लोग पिछड़े उसमें आएंगे श्रेणी में, और उनकी कमियों को उनकी जो उनके पिछड़ेपन को कैसे हम दूर करेंगे, इसके लिए उन्होंने सिफारिशें दी थी आयोग ने। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना चाहिए। और इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई थी, और बरसों तक कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ, और जनता ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। तो मंडल आयोग की सिफारिश में ये सिफारिश भी थी मेन, मतलब मुख्य रूप से, कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी झंगसह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा जो थी उसकी घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया, और अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी झंगसह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित भी किया। कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36/12/31/90 तैयार हो गया, और अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा, और सभी अखबार और पत्र पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, और इनमें से कुछ हिंसक भी घटनाएं हुई। इससे नौकरियों के हजारों अफसर प्रभावित होने वाले थे। इसलिए
लोगों की राय लेने का निर्णय लिया गया। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।